आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGL जो सितंबर 2024 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। आपका ये 9 सितंबर का क्वेश्चन है। 9 सितंबर 2024 को ये सवाल आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। CGL के 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाता है। ये सारे लोग 100 में से अंक लेके आ रहे हैं। तरुण जो है 100 में 65 अंक लाया है, गणित में, भौतिकी में 80 अंक लाया है, रसायन विज्ञान में 100 में 75 अंक लाया है, अंग्रेजी में 100 में 85 अंक लाया है, शारीरिक शिक्षा में 100 में 90 अंक लाया है। सारे अंक क्या हैं? 100 में से दिए हुए हैं। कह रहा है सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया? 79% अंक। 79% का मतलब क्या है? टोटल कितना विषय है? 1 2 3 4 5। तो 5 विषय है, मतलब क्या होगा? टोटल 500 अंक का परीक्षा है। प्रत्येक विषय कितना अंक दिया हुआ है? ऊपर में 100 अंक का है प्रत्येक विषय, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में ऊपर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 100 है आपका। तो 100 में से आपका सारे सब्जेक्ट 100 अंक के हैं, तो 5 सब्जेक्ट है यानी 500 अंक का सारा होगा। उसमें 79% अंक किसने लाया? 79% का मतलब क्या है? 500 का 79% निकालते हैं, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 और 35 और 4 = 39, यानी 395 अंक किसने लाया, ये आपको निकालना है। चलिए पहला तरुण है, तरुण से चलते हैं। 5 5 10, 10 5 15, बाकी 1, 6 8 14, 14 7 21, 21 8, 21 और 8 29, और एक बाकी था वो 30 और 9 39, ये आपका हो गया 39। 395 यानी कि तरुण ही लेके आया है 395 अंक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तरुण आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 500 अंक का एग्ज़ाम था, उसमें 79% निकाल दिए, 395 अंक आया। फिर देख लिए कि कौन जो है 395 अंक ला रहा है। पहला ऑप्शन चेक किया तो पहला ही 395 आ गया, यानी तरुण ही आपका 395 अंक लाया है, 79% लेकर आया है। चलिए सवाल नंबर 2, ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला सवाल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सवाल 3 पे चलते हैं। कहता है एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का प्रयोग करता है। 870 ग्राम का प्रयोग कर रहा है 1 केजी के स्थान पर, तो कितना लाभ हो रहा है? देखिए कितना का लाभ हो गया उसको, 130 ग्राम का लाभ हो गया। कितना में? 870 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा, अब कितना आ जाएगा? 1300/87%। चलिए इसका आपका सॉल्व कर लीजिएगा, 14.94% आएगा ये डेटा, 14.94%। नेक्स्ट आपका है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 22% ने आपका मत नहीं डाला है। फिर कहता है डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में इतना % मत मिले, उसे इतना मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी। टोटल 16,000 ने आपका वोट किया है। टोटल आपका 16,000 जो है वोट करने वाले हैं। तो शुरू में क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। टोटल पात्र लोग कितने हैं? 16,000, मतलब 16,000 को मत डालना था, लेकिन क्या किया? 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी 16,000 में से 16,000 का 22% कितना हो जाएगा? 160 बाई 16,000 का 22% अगर हम निकालते हैं, 16,000 का 22%, परसेंट से 00 कट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 160 बाई
तो 16,000 टोटल आपका पात्र लोग थे, जिसमें आपका 160 बाई ने मत नहीं डाला। तो कितना डाला? 16,000 माइनस 160 बाई। फिर कहता है कि डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कितना आपका बचा? 90% बच गया। 90% को 2/10 लिख देते हैं। 90% मत क्या हो गया? वैध हो गया। तब 10% अवैध है तो 90% वैध हो गया। फिर कहता है जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में 59.375% मत मिला, वो 2484 मत से क्या हो गया? जीत गया। जिसको 59 यहाँ देखिए 59.375% मिला, जो जीत गया। तो दूसरा को कितना मिला होगा? अगर ये 60 होता तो दूसरा को कितना मिलता? टोटल 100% मत होता है, तो अगर ये 60 होता तो दूसरा को 40 मिलता, लेकिन 60 से ये कम है, 59.375 है। तो इसको घटा लेते हैं 100 से, तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 3 गया तो 6। आपका आ जाएगा 59% मत जो है जीतने वाला को मिला है, और 40 पॉइंट कुछ % मत आपका हारने वाला को मिला है। तो जीतने वाला कितना से जीत गया? दोनों को घटा लेंगे। 59 में से 40 को घटाएंगे तो जीतने वाला कितना से जीता वो निकल जाएगा। तो कितना से जीत रहा है घटा के देखते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया तो 7 6 13, आपका 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। यानी 18.75 इसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग 75/4 भी बोल सकते हैं। ये परसेंटेज में है डेटा, 18.75% है, मतलब 75/4%। तो ये जीता कितना से? 75/4% से जीत गया जीतने वाला। और यहाँ कह रहा है कितना जीत रहा है? 2484 से जीत रहा है। तो चलिए 2484 के बराबर कर दिए। अब इस डेटा को केवल सॉल्व करना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए 75% है, इसको क्या कर सकते हैं? 75/400 लिख सकते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं 75%, 75/4% को 75/400 लिखेंगे। 25 या 75, 25 15 25 6 का 150, 3/16 बोल देंगे इसको। ठीक है, एक ही बार में लिख देते हैं। 75/4% है, इसको क्या बोल सकते हैं? 3/16। और ये क्या था? 9/10, ये 9/10। और इधर क्या है? 160, अगर इसे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 22 इज इक्वल टू 2484। अब देखिए 16 दाएँ 160 से 160 कट हो जाएगा। ठीक है, 16 दाएँ 160 से 160 ये कट हो गया, बच गया क्या? 100 माइनस 22। अब देखिए यहाँ से काटते हैं, 9 से काटते हैं, 9 9 9 दूना 18, 6 8, 9 7 63, 5 4 9 6 का 54। 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 दूना 6, यानी 100 माइनस 22 बराबर 92 आ गया। तो 22 का मान कितना हो जाएगा? 8। आपसे पूछ रहा है क्या? 22 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 22 का मान आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? एक वस्तु पर 550 अंकित है। एक वस्तु पर 550 अंकित है, मतलब एक वस्तु का मूल्य 500, अंकित मूल्य 550 है। 40% छूट पर बेचा जाता है। 40% छूट पर कितना में बेचेंगे? 40% छूट पर अगर किसी वस्तु को बेचना है, 550 उसका अंकित मूल्य है, 40% छूट पे 60% में बेच देंगे, यानी 60% में आप बेच दिए। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। फिर कहता है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा है। तो अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। यहाँ ये विक्रय मूल्य ही है, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर कर दिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना क्रय मूल्य आपको निकालना है। 11 5 55% से 00 कट हो जाएगा, 60 गुना 5 कितना हो जाएगा? 300। आपका आंसर आ जाएगा 300। नेक्स्ट सवाल आपका है, मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली।
4,22,000 रुपया, 4,22,92 रुपया वो उधार लिया है 20% के इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप किसी से 100 रुपया ब्याज ले रहे हैं साधारण ब्याज की दर से 10% पर, तो अगला साल कितना हो जाएगा, 100 रुपये 110 रुपये हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं इसमें से आप 20 रुपये चुका दिए, तो चुकाने का मतलब क्या है कि आपका 100 रुपया जो था अब वो 80 रुपये हो गया। अब ब्याज आपका 80 पे लगेगा। जो भी आपका मूलधन रहता है, आप जब भी बीच में कभी कर्जा चुकाएंगे तो मूलधन में से वो घट जाएगा और आपका रेस्ट जो बच गया वो मूलधन हो जाएगा। ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगता साधारण ब्याज में, यानी अगला बार जो भी ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा, 80 पे लगेगा। ये नहीं होगा कि 100 रुपया आपने लिया और 10% इंटरेस्ट पे लिया है, अगला साल 110 हो गया तो 20 रुपये चुका दिए तो 90 पे ब्याज लगना शुरू होगा। ये किस में होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। अगर आप 20 रुपये बीच में चुका दिए, मतलब 100 से 20 रुपये चुकाए हैं तो अब 80 पे ही ब्याज लगेगा। अब जो भी चुकाएंगे वो मूलधन से घट जाएगा। तो यही सवाल है ये कि 4,22,092 रुपया तो उधार लिया वो, लेकिन क्या किया, प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,000 कुछ रुपये चुका दिया वो। ठीक है, 4,22,000 लिया था, पहला वर्ष में वो 21,000 रुपये चुका दिया। तो पहला वर्ष जो ब्याज लगा होगा वो किस पे लगा होगा, 4,22,092 रुपये पे लगा होगा। तो ब्याज कितना लगेगा, 4,22,092 रुपये पे लगा होगा। 20% ब्याज की दर से लिया है तो 20% का ब्याज लगा होगा, यानी टोटल पहला वर्ष का ब्याज आपका ये हो गया। अब अगला साल क्या होगा, कहता है मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि भुगतान कर देता है। पहला वर्ष में तो 21,000 रुपये चुकाया और दूसरा वर्ष में टोटल पैसा चुका दिया, जो भी बच गया वो सारा, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो प्रथम वर्ष के दौरान कितना ब्याज भुगतान हुआ, 4,22,000 रुपये लिया था, उसका 20% उसको ब्याज देना था। मतलब प्रथम वर्ष में टोटल इतना उसको ब्याज देना था, 4,22,000 का 20%। अगला साल वो क्या है, 21,000 चुका दिया है, मतलब 4,22,000 रुपये तो वो उधार लिया था, उसमें वो 21,000 रुपया चुका दिया है, 21,679, मोटा मोटी बोल रहे हैं। तो 21,679 चुका दिया, मतलब अब जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, मूलधन में से जो भी आपका चुका देंगे उस पर ब्याज लगेगा। तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 20%। तो 20% ब्याज लगेगा, मतलब उसको अगला साल अगर टोटल चुका रहा है तो 100% के साथ चुकाएगा मूलधन के साथ, मतलब आपका 120% चुका रहा है। तो पहला साल आपका इतना चुकाया 4,22,092 रुपये का 20%, और अगला साल चूँकि 4,22,092 रुपये में से 21,000 रुपया वो पहले ही चुका दिया था, तो अब इतना ही उसका मूलधन बचा हुआ है। अब इसको पूरा वो चुकाना चाह रहा है तो 20% तो ब्याज देगा, 100% उसका मूलधन है, मतलब 120% चुकाएगा। तो दूसरा वर्ष में ये चुकाया ये राशि और साथ साथ में पहला वर्ष का ब्याज भी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके दोनों डाटा को आप जोड़ दीजिएगा, यहाँ से जो भी सॉल्व होकर आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 2 से इसको गुना कर देते हैं। एक सेकेंड, दो दूना 4, 9 दूना 18, 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 1 0। परसेंट हटाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, प्लस 4,22,092 में 21,679 आपको माइनस करना है। हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 गया तो 9 3 12, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया तो 4, एक में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और ये 4,413,000 रुपये बचा। इसका 120% निकालना होगा, 120%, 84, 41, 8.4 प्लस, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 3 36, 3 12 3 15, 1 12 4 48, 1 49, फिर ये आपका 4 0 12 4 48,
एक जीरो है तो यहाँ जीरो लगा देंगे, परसेंट से दशमलव इधर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं 8418.40, 0 6 4 10, 8 5 13 1 14, 9 1 10, 1 11, 4 4 8, 1 9, ये हो गया आपका 4 8 8 16, 4 1 5, 564,914। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQR, परीक्षा केंद्र का नाम क्या है PQR, में कुल उपस्थित उम्मीदवार और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाता है। टोटल क्या है, संख्या में आपका है। यहाँ कह रहा है क्या, कुल जो है केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। कुल का मतलब क्या है कि केंद्र में टोटल कितने लोग आवेदन किए हैं। कुल जो है केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवार, यानी 2016 में आवेदन करने वाले 45 टोटल उम्मीदवार, कुल जो है आवेदन करने वाले टोटल उम्मीदवार है। 2017 में टोटल 50 उम्मीदवार आवेदन किया है, इधर 64 उम्मीदवार आवेदन किया है, इधर 80 उम्मीदवार आवेदन किया है, इधर 55 उम्मीदवार आवेदन किया है। कुल का मतलब क्या है, टोटल कितने आवेदन किए गए हैं। उपस्थित का मतलब क्या है, उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। मतलब 45 तो आवेदन किया था लेकिन उसमें 42% था, 50 आवेदन किया था इसमें 45% था, 64 आवेदन किया था उसमें 60% था। ऐसे सारा डेटा दिया हुआ है। तो कहता है किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरा सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा एब्सेंट होने वाला दूसरा, सबसे ज़्यादा एब्सेंट होने वाले दूसरा कौन सा केंद्र है। सभी केंद्र को जोड़ के आपको देखना है किसमें सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहा है, उसमें आपको दूसरा चूज करना है। तो यहाँ देखिए 45 टोटल आपका आवेदन था जिसमें 42 उपस्थित है, यानी 3 अनुपस्थित होगा। 50 में 45 आपका उपस्थित था, मतलब 5 अनुपस्थित होगा। यहाँ 4 अनुपस्थित होगा, यहाँ पे 11 और यहाँ भी 11। यहाँ पे आपका 9 अनुपस्थित होगा, यहाँ आपका 10 अनुपस्थित होगा, 20 अनुपस्थित होगा। यहाँ आपका हो जाएगा 20, यहाँ आपका आ जाएगा 8 4 12, यहाँ आ जाएगा आपका 14, यहाँ आपका 5 5 10 8 और 5, इतना टोटल अनुपस्थित है। तो यहाँ देखिए टोटल कितना अनुपस्थित है, 9 3 12 5, 17 लोग यहाँ पर टोटल एब्सेंट हैं। यहाँ 20 5 25 5 30 लोग टोटल एब्सेंट हैं। यहाँ 20 10 30 4 34 लोग टोटल एब्सेंट हैं। यहाँ 12 11 33 8, 12 11 23 23 और 8 12 8 20 11 31 लोग टोटल एब्सेंट हैं। और यहाँ पे आपका है 14 11 25 5 30 लोग टोटल एब्सेंट है। तो सबसे ज़्यादा एब्सेंट किस में है, 2018 में। लेकिन दूसरा सबसे ज़्यादा कौन है, 31। दूसरा सबसे ज़्यादा 31 है, तो 2019 में आपका आंसर आएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो 2019 होगा। पहला सबसे ज़्यादा पूछता है तो 2018 आंसर आता। चलिए नेक्स्ट आपका है, यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखिए दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत दर्शाता है। इतिहास का परीक्षा हुआ 175 अंक का, उसमें राम 54% लाया, मोहन 51% लाया, श्याम 75% लाया। भूगोल का परीक्षा हुआ 200 अंक का। जब क्या है, जो भी लाया वो अंकों का परसेंटेज है, मतलब राम 87% अंक लाया, मोहन 79%, श्याम 49%। वैसे ही वनस्पति विज्ञान 125 का हुआ, उसमें 93% लाया। कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए। तो इतिहास का परीक्षा 175 अंक का है और उसमें 105 चाहिए। तो 105 चाहिए कितना में, 175 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 15 7 75 से 15 से तो नहीं कट पाएगा, 25 7 175, 25 4 100, 25
25 से 150, 25 107 से 15 से 75 से कट जाएगा, 15 से 75 से, हाँ आपका जाएगा 15 चौ 60, यानी टोटल जो 60% अंक लाएगा वो क्या हो जाएगा, परीक्षा पास कर जाएगा। 105 अंक का मतलब क्या हुआ, 60% अंक लाने वाला है। तो 60% अंक केवल कौन लाया है, 60% अंक जो लाएगा वो पास हो जाएगा। 60% अंक लाए या फिर 60% से ज़्यादा अंक लाए वो पास हो जाएगा, उससे कम वाला फेल हो जाएगा। तो कहता है कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में क्या हुआ है, पास हुआ है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तो बस श्याम जो है वही 60 से ज़्यादा ला पाया है, बाकी दोनों देखिए 60 से कम है, मतलब कि श्याम ही केवल पास हुआ है, नहीं एक आदमी केवल पास हो पाया है। चलिए नेक्स्ट आपका है 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी। ये वृत्त आपका 2 है, बाईस सेंटीमीटर त्रिज्या एक का है और एक का त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। केंद्र के बीच का दूरी कितना दिया है, 37 दिया हुआ है। सीधी उपनिष्ठ स्पर्शरेखा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, स्पर्श बिंदु दिया हुआ है MQ, तो इसी MQ का लंबाई पूछ रहा है। तो MQ निकालने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √D² माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। तो D का वैल्यू क्या है, 37, D मतलब केंद्रों के बीच की दूरी, तो 37 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, एक का त्रिज्या 22 है, एक का त्रिज्या 10 है, त्रिज्या का अंतर कितना हो जाएगा, 22 - 10 12, आंसर कितना आ जाएगा 35। एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, SSC में बहुत बार आ रहा है, 12, 35 और 37 का, ये ट्रिपलेट है 12, 35 और 37 का। तो यहाँ पे चूंकि 37, 12 दो आपका वैल्यू 37 और 12 है, तो तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर फिर भी आपको ट्रिपलेट याद नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यहाँ आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है आपका, एक सेकेंड, 37 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144, और 37 का स्क्वायर क्या होगा, 50 के जो आसपास का स्क्वायर रहता है उसका कैसे निकालते हैं, 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 169, 2 अंक लिखेंगे, एक बाकी रखते हैं। फिर 50 से 13 कम है तो 25 में 13 घटाते हैं, तो 25 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और एक बाकी था तो बाकी जोड़ देंगे, 12 1 13, 1369, 1369 हो गया 37 का स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 13 में से गया 12, 1225, और 1225 किसका वर्गमूल होता है, 35 का। ठीक है, तो आप एक ट्रिपलेट याद रखेंगे, 12, 35 और 37, और जिस संख्या के अंत में 5 रहता है अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और जो बच गया 3 उसमें 1 जोड़ देंगे 4, और इनमें गुना कर लेंगे, 4 3 12। जिस संख्या के अंत में 5 रहता है उसका स्क्वायर निकालने का ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्ताकार दौड़ में A और B समान दिशा में, एक वृत्ताकार आपका दौड़ है, वृत्ताकार मार्ग का जो आपका परिधि है वो 840 है। इसके दौड़ में A और B समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से 6 और 12, समान बिंदु से समान समय में 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरम्भ करता है। तो अगली बार कब मिलेगा, अगली बार मतलब यहाँ से निकला है तो अगला बार कहाँ पे मिलेगा, या अगली बार कब मिलेगा या पहली बार कब मिलेगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो पहली बार कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, जो भी आपका दूरी है 840, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो चाल को घटा लेते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो चाल को जोड़ देते हैं। ऊपर में डिस्टेंस लिखेंगे, अगर नीचे में आपका सेम डायरेक्शन में है तो चाल को घटा लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो चाल को जोड़ लेंगे। जैसे आप स्ट्रेट लाइन वाला कैसे बनाते हैं सवाल, अगर दो आदमी एक ही बिंदु से निकल रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे एक चोर है एक पुलिस है, तो कब पकड़ लेगा, तो क्या करते हैं, दोनों के बीच का दूरी को ऊपर लिखते हैं और नीचे में क्या करते हैं, दोनों का चाल घटा लेते हैं चूँकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ भी वैसे ही करना है, सेम डायरेक्शन में आएगा तो चाल घटाना है, तो 12 में 6 गया तो 6, बस 14 6 84, 140 सेकंड में आपका पकड़ लेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता तो चाल जोड़ लेते, मतलब नीचे में आपका 12 6 18 हो जाता है। अपोजिट में रहेगा तो नीचे में चाल जोड़ेंगे, और आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल घटा लेंगे। नेक्स्ट आपका है
88/8, देखिए 88/8 क्या आएगा, 11 हो जाएगा। 11 के हो गया, गुना के है तो गुना के हो गया। पहले भागा का काम करते हैं फिर गुना का। -3×3 = 9 बटा 6 का स्क्वायर 36, 7 × 5 = 35, तो 36 में 35 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 + k² = 1। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11k - 9 = 1 + k²। पूरे को एक साइड लाते हैं, k² - 11k -9 इधर आएगा तो +10 हो जाएगा बराबर 0। सॉल्व करेंगे, k² - 10k - k +10, k कॉमन लेंगे, k - 10 -1 कॉमन लेंगे, k - 10, 0 इधर है आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, k - 1 × k - 10, यानी k का मान क्या हो जाएगा, 1 और 10। ऑप्शन आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए अगर इन दोनों कोण को जोड़ के अगर आपका 90 हो रहा है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 9 × 1 = 10, 4 × 2 = 8, 1 = 9। जैसे ही कोण जोड़ के 90 आया तो मान क्या हो जाएगा, 1। बस याद रखिएगा कि कॉस और साइन में रहेगा तो बीच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बीच में जो आपका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो ऊंचाई का अनुपात। शंकु का आयतन देखिए, आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। दूसरा शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 πr² h। इनके आयतन का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:5। 1/3 π 1/3 π तो कट जाएगा। अब देखिए त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 2 और 5, इसका त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 × h1। दूसरा का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 5, 5 का स्क्वायर 25 × h2 बराबर क्या होगा, 3/5, 5 × 5 = 25। सॉल्व करना तो क्या आएगा, h1/h2, तो 5 जाके 3 से गुना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और ये 4 नीचे भागा में आ जाएगा, यानी h1/h2 का मान क्या हो जाएगा, 15:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x³ यहाँ पहले ध्यान देंगे, ये आपका सवाल है x³ + 15x² + 75x + 125 × इतना। अगर नीचे वाले टर्म को हम x + 5 × x - 5 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो x + 5 और x - 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच क्या गया, x³ + 15x² + 75x + 125, ये आपका बच गया। और इसमें से इससे किसको भागा देना है, x + 5 से भागा देना है, तो क्या वैल्यू आएगा वो आपसे पूछ रहा है। चलिए बचपन में आप पढ़े होंगे, पहले x³ लाना है तो x² से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ + 5x², घटा लेंगे इकट्ठ हो जाएगा, 10x² + 75x। फिर कितने से गुना करेंगे, 10x² लाना है तो 10x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x² + 5 × 10 = 50x। ये हो जाएगा आपका 25x और ऊपर से क्या उतर जाएगा, 125। फिर 25x लाना है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25x + 25 × 5 कितना है, 125, कट जाएगा आपका, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² + 10x + 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना को इससे आपको भागा देना था, भागा दे दिए, ये सब भागा बचपन में पढ़े होंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए, माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए। चलिए sin² 30 प्लस sin² 30 sin² 45 प्लस sin² 45 और प्लस sin² 60। माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए, sin² माइनस कॉमन ले लेते हैं तो sin² 40 प्लस sin² 55, माइनस कॉमन ले लिए हैं, प्लस sin² 35, सबसे माइनस कॉमन लिए हुए हैं, अब प्लस sin² 50, sin²
50। अभी देखिए, अभी आपको बताया कि अगर दो कोण जोड़ के 90 हो रहा है तो मान 1 हो जाएगा। 30 और 60 जोड़ के 90 हो रहा है, मान 1। 45 45 जोड़ के 90 हो रहा है, मान 1। जब बीच में माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो बीच में माइनस कर दिए। 40 और 50 जोड़ के 90 हो रहा है, मान 1। 55 और 35 जोड़ के 90 हो रहा है, मान 1। इधर क्या हो गया, 2 - 2 = 0। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि बीच में पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कोण जोड़ करके 90 होगा तो मान 1 होगा। किसके केस में, साइन और कॉस के केस में। साइन और कॉस के केस में जोड़ के 90 पे मान 1 हो जाता है। कब, जब बीच का साइन पॉजिटिव रहेगा तब। नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है, कौन सा k का मान हो सकता है कि संख्या इतना 6 से विभाजित हो। 217,924 के 6 से विभाज्य है, तो k का मान पूछ रहा है। 217,924 के 6 से विभाजित होने का रूल क्या है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा, वो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वही आपका 6 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं 2 से विभाजित होने के लिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम में आपका कोई सम संख्या होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9 3 से कट गया, 4 2 6 3 से कट गया, 7 और 2 9, 7 और 2 9 3 से कट गया। अब यहाँ बच गया 1, तो k का मान अगर 2 ले लेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 3 से कट हो जाएगा, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। अगर कोई कहे कि 4 क्यों नहीं होगा, तो अगर 4 लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कट पाएगा। 6 लेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कट पाएगा। 8 लेंगे तब भी कट जाएगा, 8 और 1 9, तो इसका आंसर 8 भी हो जाएगा। लेकिन 8 ऑप्शन में है ही नहीं, 8 ऑप्शन में तो है नहीं। अगर 8 ऑप्शन में रहता तो 8 भी आंसर हो जाता। और 0 लेंगे तो 0 + 1 1, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से केवल 2 ही ऐसा मान है जिसको रखने से 2 और 3 दोनों से कटेगा, इसका मतलब 6 से कट जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं इसको। फॉर्मूला ये कॉट स्क्वायर थीटा है। 1 + कॉट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर। 1 + कॉट स्क्वायर क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर। आपको पता है tan × कॉट क्या होता है, 1 होता है। tan × कॉट, tan कॉट अपोजिट है ना, tan × कॉट 1 हो जाता है, यानी 1 × क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ही इसका आंसर हो जाएगा। कॉसेक का वैल्यू क्या दिया, 5/3, यानी 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 25/9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है। आपका एक सर्किल लेते हैं और इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर इसका दिया हुआ है ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर 2 समांतर जिवाएं हैं। ए बी और सी डी 2 समानांतर जिवाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी डी, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी और सी डी समांतर जिवा हैं। ए बी का मान 10 और सी डी का मान 24 दिया हुआ है। ये ए बी का मान 10 और सी डी का मान 24 दिया है। तो देखिए, अगर ये केंद्र के अपोजिट साइड में होता तो डिस्टेंस कितना हो जाता, 5 10/2 5 12/2 25 24/2 कितना हो जाएगा, 12 12 5 17 हो जाता। दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना हो जाता, 17 हो जाता। लेकिन दोनों के बीच का दूरी यहाँ दिया हुआ है आगे। कह रहा पी क्यू का मान आपका, कह रहा ओ पी जो है ए बी के लंबवत है। ओ पी, ओ आपका देखिए ये वाला आपका वो केंद्र है। ओ पी जो है आपका ए बी के लंबवत है। ए बी के लंबवत कौन सा है, ओ पी है, ओ पी। और ओ क्यू जो है सी डी के लंबवत है, ओ क्यू। तो क्यू दे दें, ये ओ क्यू जो है सी डी के लंबवत है। तो अब देखिए ये पी है और ये क्यू है, तो दोनों के बीच में अंतर आपका क्या है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता तो अंतर 17 का हो जाता। यहाँ पे दिया है कि पी क्यू का मान 7 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है, वृत्त का आपको त्रिज्या निकालना है। पहले त्रिज्या कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है आपका। दोनों को क्या करेंगे,
आधा कर देंगे। जो भी आपका दिया हुआ है, जो भी आपका जीवा का लंबाई दिया हुआ है 10, 10 दिया है तो 5, 24 दिया है तो 12, बस आधा करके स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, ये आपका त्रिज्या का लंबाई निकल जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट आप पढ़ा होंगे, तो त्रिज्या निकल गया 13। आपसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का डबल 26। आंसर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि चूँकि आपका ये क्या है, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 5 आपका है और यहाँ पे ये क्या है 24 है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12, ये 12 है। आप ऐसे भी देखिए, अंदाज से भी आपको पता है ट्रिपलेट की 5 12 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 है, हम मान लेते हैं कि 13 और ये 5 है। 5 12 13 का ट्रिपलेट हम लोग पढ़े हैं, नीचे 5 है, हम मान लिए कि आपका ये 12 है और ये 13 है। तो ये जब 12 है, ये 5 है, तो यानी ये 7 हो जाएगा, यानी 7 मैच कर रहा है, मतलब यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका जब भी आपका दोनों जीवा का लंबाई दिया हुआ है, तो जीवा की लंबाई को बस आधा करके उसका वर्ग कर दीजिए, आधा करके वर्ग कर दीजिए और जोड़ के वर्गमूल निकालिए, आपका त्रिज्या आ जाएगा। ये पॉजिटिव ट्रिपलेट में। अगर कभी कभी नेगेटिव ट्रिपलेट वाला भी सवाल आता है, उसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्न में कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। दो त्रिभुज को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप तो पढ़े होंगे एस एस एस, एस ए एस, आर एच एस, ये सब पढ़े होंगे आप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आधार ऊंचाई समान है। ऐसे आधार ऊंचाई समान होने से कभी भी सर्वांगसम पढ़े हैं क्या? दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर है, एक भुजा और एक कोण बराबर होने से कभी भी सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। दो भुजाएं बराबर है, परिमाप समान है। दो भुजा बराबर है, देखिए दो भुजा मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है या कुछ मान लेते हैं ये 5 है तो ये भी 5। अगर मान के चलते हैं कि आपका परिमाप दोनों का सेम है तो 5 3 8, जब ये 5, इस परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी अगर इसको x मान लें तो इसको भी हमको x ही मानना पड़ेगा, तभी तो परिमाप सेम होगा। परिमाप सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, जब दो भुजा ऑलरेडी बराबर है तो तीसरा भुजा बराबर रहेगा, तभी तो परिमाप सेम हो पाएगा। अगर तीसरा भुजा बराबर नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग हो गया, तो परिमाप ही नहीं सेम हो पाएगा। तो परिमाप सेम होने का मतलब क्या है कि तीसरा भुजा भी सेम ही हो गया। तो जब तीनों भुजा सेम हो गया यानी ट्रिपल एस हो गया, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल आधार बराबर होने से, क्षेत्रफल ऊंचाई बराबर होने से, आधार ऊंचाई बराबर होने से कभी भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होता है। ये तो सबसे इजी सवाल है। x + 3 इंटू x - 3 कर देंगे इसको, ऊपर वाले को, और नीचे x + 3 है, ये कट जाएगा, x - 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों में P को 100 रुपये का भुगतान करना है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्का में P को आपको 100 रुपया देना है। P को आपको कितना रुपये देना है, 100 रुपये का भुगतान करना है। 5, 2 और 1 का सिक्का देना है केवल। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। टोटल सिक्का कितना होना चाहिए, टोटल सिक्कों का संख्या आपका होना चाहिए 40। भुगतान में 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। मूल्य वर्ग एक ही साथ लिखा हुआ है, मतलब 5 रुपये का कितना सिक्का है। जब आप P को 100 रुपया दे रहे हैं तो 5 रुपये का कितना सिक्का है। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 17 है। तो अगर P को हम 5 रुपये का 17 सिक्का दे रहे होंगे, मतलब 85 रुपये तो हम यहीं से दे दिए। 17 × 5 = 85, तो 85 रुपये दे दिए, तो हमको 15 रुपये देना रहा। लेकिन मेरे पास क्या है, टोटल सिक्का 40 देना है उसको, तो 17 सिक्का इसी से दे दिए, तो बाकी 23 सिक्का इससे देना है। टोटल 40 सिक्का है, उसमें 17 सिक्का हम 5 वाला अगर दे देंगे तो 23 सिक्का उसको और देना रहेगा। तो अगर 1 रुपये वाला भी 23 सिक्का देंगे तब भी आपका 100 से प्लस हो जाएगा डेटा, मतलब 17 तो ऑप्शन नहीं हो सकता है।
दूसरा ऑप्शन इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, छोटा वाला ऑप्शन 16 चेक करके देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि पी को 5 रुपये का 16 सिक्का देते हैं तो 80 रुपये यहीं से हो जाएगा। तो जब 80 रुपये यहीं से हो जाएगा तो 16 सिक्का देने के बाद उसको 24 सिक्का हमको और देना रहेगा, तभी 40 सिक्का पूरेगा। तो अगर 1 रुपये का भी उसको सिक्का देंगे हम 24 तो भी 24 रुपये हो जाएगा, तब भी 100 से प्लस कर जाएगा। मतलब 16 सिक्का भी नहीं दे सकते हैं, नहीं तो 100 रुपये से प्लस हो जाएगा, हमको भुगतान उसको 100 रुपये का ही करना है। तो बस एकमात्र ऑप्शन कौन सा बच गया? 13, यानी 13 ही आंसर आएगा इसका। एग्जाम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मान करके बनाना पड़ेगा ऑप्शन से ही। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। सौ में से क्या है? 75 और 80 है। लड़का का आपका 75 है और लड़की का आपका 80 है, और सभी का कितना है? 78 है। लड़का का आपका ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, इसका 75, इसका 80, और टोटल कवरेज हो गया 78। 75, 78, 3 इधर 80, 78, 2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। यही पूछा लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3। एलिगेशन का सवाल थे। एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, 2 भुजा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो 2 भुजा का योग मतलब क्या? 2a। 2a का मान 16 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 8। तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तीसरा भुजा कितना हो जाएगा? 8। तीसरा भुजा क्या? सारा भुजा क्या हो जाएगा? 8 8 ही हो जाएगा। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिन में पूरा कर दिया। 17/27 को पूरा कर दिया कितना दिन में? 34 दिन में। तो कह रहा है उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया? छपाई का पूरा ऑर्डर, पूरा मतलब एक भाग, तो 17 दूना 34, एक बराबर क्या होगा? 27 दूना 54, यानी एक भाग आपका 54 दिन में पूरा कर दिया। एक भाग मतलब टोटल, तो टोटल उसने क्या कर दिया? 54 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग अभी 9 सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट का। नेक्स्ट डे हम लोग सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।